नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गढ़साना में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अधिवक्ता को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप। अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान अनुसूचित आयोग अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा पहुंचे हनुमानगढ़। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। ऑल राजस्थान पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर की समस्याओं के समाधान की मांग। पेयजल आपूर्ति करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत बिरकाड़ी के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा सरकार की ओर से सूखे चारे के परिवहन पर रोक लगाने के निर्णय को भादरा विधायक बलवान पूनिया ने बताया दो राज्यों के बीच खटास पैदा करने वाला फैसला। और अब समाचार विस्तार से। गढ़साना के अधिवक्ता विकास झोरड़ को पुलिस द्वारा कथित रूप से पूरी रात अवैध हिरासत में रखकर पीटने और झूठा मुकदमा दर्ज करने की घटना से नाराज स्थानीय अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गढ़साना के अधिवक्ता विकास सिंह झोरड़ को कथित रूप से पूरी रात अवैध हिरासत में रखकर पीटने और झूठा मुकदमा दर्ज करने की घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने बुधवार को अदालतों में उपस्थिति नहीं दी। कार्य बंद रखकर अधिवक्ताओं ने साथी वकील को न्याय दिलाने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा के नेतृत्व में अधिवक्ता ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कलेक्टर के चैम्बर पहुंचे। चैम्बर में एक साथ कई अधिवक्ताओं के आने पर जिला कलेक्टर नथवाल डिडेन ने आपत्ति जताई तो अधिवक्ता नाराज हो गए। वे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे बगैर चैम्बर से बाहर निकल गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने जाते समय एसपी के चैम्बर के बाहर अधिवक्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ धक्कामुक्की हो गई। अधिवक्ताओं को पुलिस कर्मियों की ओर से रोकने के चलते कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। अन्य अधिवक्ताओं व पुलिस कर्मियों ने समझाइश कर उन्हें शांत किया। इस मौके पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत ने बताया कि गढ़साना के अधिवक्ता विकास झोरड़ ने नशे के खिलाफ मुहिम चला रखी थी। इससे पुलिस की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया था। इसको लेकर पुलिस ने अधिवक्ता विकास झोरड़ को पूरी रात अवैध हिरासत में रखकर पिटाई की। दबाव बनाने के लिए झोरड़ के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे पूरा वकील समुदाय आक्रोशित है। अगर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अन्य अधिवक्ताओं ने बताया कि गढ़साना बार संघ के समर्थन में श्रीगंगानगर के साथ हनुमानगढ़ जिले की अदालतों में अधिवक्ताओं ने कार्य बंद रखा है। उन्होंने कहा कि एक साथ सभी अधिवक्ताओं के चैम्बर में आने पर ऐतराज जताने के चलते वकीलों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन नहीं सौंपा। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है। अधिवक्ताओं ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग पुलिस का सहयोग करते हैं पुलिस उसके साथ बदसलूकी करती है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस को सहयोग देने वाले अधिवक्ता के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जो कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा कर रही है। नशे के कारोबार से जुड़े बड़े सप्लायरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि उनसे मंथली बंदी हुई है और उसके साथ गढ़साना जैसी घटना होती है तो अधिवक्ता किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर सुमित अरोड़ा, राजकुमार बागोरिया, शालू रानी, पूनम रानी, नरेंद्र कसमा, गुरप्रीत सिंह, भूपेंद्र सिंह सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। गढ़साना के अंदर जो एडवोकेट विजय जी झोरड़ के साथ में पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया उसके खिलाफ हमने पीड़ित बार संघ में कार्य का बहिष्कार रखा है और वहाँ एसडीएम साहब को आईजी साहब के नाम ज्ञापन दिया है और बार संघ अध्यक्ष हनुमानगढ़ लेगा जी के नेतृत्व में सभी अधिवक्ताओं ने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को दिया ज्ञापन। कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, उसके लिए निंदा करते हैं। जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज उन्होंने वकीलों के खिलाफ जो बात की, आप लोग सभी आ गए। हम 24 घंटे इसी अदालत के अंदर ही घूमते रहते हैं और इसी परिसर में घूम रहे हैं। जब उनके आसपास चारों तरफ पुलिस खड़ी है और सभी वकील साथी मौजूद है तो ये कहाँ का न्याय है? गढ़साना में एक वकील साथी की चमड़ी उतार दी जाती है तो वो पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और 10 वकील उनके चैम्बर में घुस रहे हैं तो वो अशोभनीय है। ये कहाँ का न्याय है? वकीलों के साथ ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये आतंकवादी नहीं है। ये इस समाज के वो लोग हैं जो क्रीम है, डॉक्टर, वकील, ये बहुत अच्छी क्रीम होती है साहब। आपने तो हमें अशोभनीय कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने जिला कलेक्टर से यही उम्मीद करें? ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और इसके खिलाफ हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता झोरड़ को तब तक हम आंदोलन चलाते रहेंगे। गढ़साना पुलिस ने एक मैसेज दिया सब लोगों को, सारे वकीलों को, कोई भी वकील किसी गलत काम के लिए, चाहे वो अफीम बिके, चोरी हो, डाका हो, कत्ल हो, कोई सूचना नहीं देगा। उस चीज का पनिशमेंट हमारे वकील साहब को दिया है और मैंने एसपी साहब को ये बोला है कि नशे के खिलाफ जो मुहिम है, जो आपकी फर्जी मुहिम है, जो आपने अखबारों में चला रखी है, हम उसके साथ हैं। अगर किसी वकील ने कोई सूचना दी और उसके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो गया ना, तो ये गढ़साना मत समझना, ये हनुमानगढ़ है।
हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे इस पुलिस प्रशासन की। हमने उनको ये भी कहा कि एक मकान के अंदर अफीम के पौधे पकड़े गए और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, पुलिस के इतिहास में, कि पौधे पकड़े गए, मुलजिम को छोड़ दिया। और ये कह रहे हैं कि उनकी एफएसएल रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम मुलजिम को पकड़ेंगे। एनडीपीएस के मामले के अंदर एफएसएल रिपोर्ट बाद में आती है, मुलजिम पहले अरेस्ट होता है जो मौके पर मिलता है या जिसके पजेशन में होता है। सरेआम छोड़ दिया, उसकी कोई खबर अखबारों में नहीं। आप पत्रकारों के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से ये कभी खबर नहीं है, नए एसपी साहब ने दी। हम कह रहे हैं ये कौन सा मुहिम है और भारी मात्रा में पौधे, ये नशे के ऊपर कौन सी मुहिम चला रखी है आपने? 2 ग्राम वाले की तो बड़ी खबर आती है और सैकड़ों पौधे जहाँ मिल गए उसकी कोई बात ही नहीं है। ये क्या है? और प्रशासन, और मैंने कहा टाइम रहते सुधर जाओ आप, नहीं तो ये फर्जी मुहिम आपकी चलने नहीं देंगे। और ये जो लूट खसोट है नशे के नाम पर, वो हमारी पब्लिक तो हमारा क्या बिगाड़ा है? उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पेरेंट्स मर रहे हैं, उन लोगों को क्यों मार रहे हो आप? नशे का काम करो, ईमानदारी से करो, और ईमानदारी से नहीं करोगे तो बाहर तुम्हारे पीछे रहेगी, डंडा दे देगी आपके। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के पदाधिकारियों ने राजस्थान अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर SC/ST वर्ग के कर्मचारियों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के पदाधिकारियों ने हनुमानगढ़ पहुंचे राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा को ज्ञापन देकर राजस्थान राज्य में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों व कर्मचारियों व विद्यार्थियों के सामने आ रही समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान में SC/ST के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को मूल्य सूचकांक के अनुसार 10 गुना बढ़ाया जाए, कुक कम हेल्पर का मानदेय लगभग 10,000 रूपए प्रति माह किया जाए, क्योंकि खाना बनाने वाले कुक हेल्पर SC/ST समाज की अधिकतर महिलाएं ही हैं। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा विशेष बैकलॉग अभियान चलाकर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए, क्योंकि आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को भरा जाना अति आवश्यक है। ज्ञापन के अनुसार अम्बेडकर छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों का रूटिफाइड मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ाया जाए। श्रीगंगानगर जिले में एकमात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाए। ज्ञापन के अनुसार अम्बेडकर छात्रावासों में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाई जाए। राजस्थान राज्य के कोटा जिले में कार्यरत श्रीमती राजेश शाक्यवाल व्याख्याता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज मंडी कोटा को 2/7/2019 से सितंबर 2019 माह का CCL अवकाश के बदले वेतन रोका गया है, वह वेतन भी दिलवाया जाए। इस मौके पर शिक्षक संघ के अनेक सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान SC आयोग के चेयरमैन साहब खिलाड़ी लाल बैरवा यहाँ हनुमानगढ़ पहुंचे तो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने अपने 8 सूत्री मांग पत्र लेकर के पूरे राजस्थान की समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके अंदर प्रमुख मांग थी रोस्टर रजिस्टर सुधारण करने की, जो मामला काफी समय से मुख्य सचिव के आदेशों के पश्चात भी पूरे राजस्थान के सभी कार्यालयों के अंदर अटका पड़ा है। तथा इसके बाद जो राजस्थान के अंदर SC/ST OBC के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति है सूचकांक के अनुसार है वो नहीं बढ़ाई जा रही, ये प्रमुख रूप से मांग है वो रखी गई। साथ में राजस्थान राज्य के अंदर जो कुक कम हेल्पर है उनका वेतन बहुत कम है, जो कि लेबर कोड के अनुसार बहुत कम है, तो उसको 10 गुना है वो बढ़ाया जाए। साथ ही साथ है जो अपने गंगानगर जिला जो सटीक जिला है इसके अंदर राजकीय महाविद्यालय एक बाबा साहब के नाम से संचालित है, उसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का है वो माननीय चेयरमैन साहब से अनुरोध किया गया और चेयरमैन साहब ने आश्वासन भी दिया है। साथ ही साथ है राजस्थान के अंदर जितने भी डॉक्टर अंबेडकर राजकीय छात्रावास चल रहे हैं उनकी दयनीय स्थिति है, उनको रह रहे बच्चों को है वो मानदेय बहुत ही कम मिल रहा है, तो उनके वो देखभाल के अंदर बड़ा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनका भी मानदेय है वो बढ़ाने की हमने मांग की है। इस प्रकार से प्रत्येक छूटी हुई मांग जो समाज की थी वो हमने चेयरमैन साहब को अवगत करवाया और चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि जाकर के उन पर वो शीघ्र मंथन किया जाएगा और सॉल्यूशन किया जाएगा। ऑल राजस्थान PHED कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ऑल राजस्थान PHED कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर जल जीवन मिशन एवं अन्य पेयजल कार्यों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर घर पानी पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है। जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर होने के साथ ही हजारों कार्यों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है। ज्ञापन में कहा गया
है कि बाजार में स्टील, सीमेंट, कंक्रीट के साथ ही DI पाइपों, मोटर पंप सेटों सहित सभी स्टील की वस्तुओं की दरों में लगातार असामान्य रूप से बढ़ोतरी हो रही है। बाजार में डीजल, पेट्रोल से लेकर लेबर रेट में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। ऐसी तमाम विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश का संवेदक योजनाओं को समय पर पूरा करने में भरसक प्रयास कर रहा है। बाजार में बढ़ती महंगाई की मार के साथ विभागीय प्रक्रियाओं की मार के चलते प्रदेश के जलदाय विभाग का संवेदक चक्की के दो पाटों के बीच पिस रहा है। कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कॉन्ट्रैक्टर्स को जटिल प्रक्रियाओं के चलते अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का सरलीकरण कर तथा कॉन्ट्रैक्टर्स का सहयोग कर कार्य को निरंतर जारी रखने में सहयोग करें। ये हम सब जो हैं हनुमानगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन PHED से बैनर के तले हम यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन देखने आए हैं। तो इसमें जो हमारे JJM के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी, उनको हमने इनसे पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा इसके अंदर ये है कि JJM का जो कार्य है बहुत ही बड़े लेवल पे पूरे भारत में चल रहा है। उसकी वजह से बहुत तरह के मटेरियल्स, पाइप है, वॉल्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल भी नहीं हो रही और उन जो अवेलेबिलिटी है उनके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो पहुंच से बाहर हो गए हैं। हमारी जो दरें हैं उसके हिसाब से ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से हम काम करने में अब असमर्थ हैं। हमने करीब 1.5 महीने पहले भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था इस बारे में और हमने उनसे अनुरोध किया था, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी हमारी मांग मानी नहीं गई है। तो अब आज हम दोबारा उनसे अनुरोध करने के लिए हमने ये किया। दूसरा, इसके अंदर जो हमारा एक मेन पॉइंट है कि प्राइस वेरिएशन तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन मार्केट में जितनी डिमांड है उतना मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है। उसकी वजह से हमें मटेरियल नहीं मिल रहा और हम काम कर भी नहीं पा रहे हैं। तो उससे हमारा टाइम तो निकलता जा रहा है, तो हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो समय अवधि सभी ठेकेदारों के हर वर्ग की बढ़ाई जाए, लगभग दुगनी करनी चाहिए, जिससे हम समय पे काम पूरा कर सके। अदरवाइज क्या है, सब ठेकेदार अब इसी स्थिति में है कि काम बंद करेंगे। किसी भी तरह से हम काम करने की स्थिति में नहीं है। पंप हाउस से 15 घंटे की बजाय 20 घंटे पेयजल आपूर्ति करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत बिरकाली के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंप हाउस से 15 की जगह 20 घंटे बिजली आपूर्ति करने की मांग को लेकर नोहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिरकाली के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत बिरकाली के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बिरकाली व आसपास के गांव में अपनी योजना संचालित है। इस योजना के तहत गांव बिरकाली में पेयजल टंकी से 7 गाँव को पानी की सप्लाई होती है। वर्तमान में नहरबंदी के दौरान 13 km पंप हाउस से 15 घंटे बिजली टंकी में पानी सप्लाई किया जाता है। इससे टंकी पूर्ण रूप से नहीं भरती। इस कारण गाँव में जो सप्लाई दी जाती है उससे पानी पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाता। टंकी से अन्य गांव को भी सप्लाई दी जाती है। ग्रामीणों ने मांग की कि 13 km पंप हाउस से 15 घंटे की जगह 20 घंटे पेयजल की आपूर्ति की जाए, ताकि टंकी पूर्ण रूप से भरी जा सके और समय समय पर पेयजल आपूर्ति पूरी हो। इस मौके पर नथुराम, श्रवण कुमार, बेगराज, मुडूराम, नवाज शरीफ सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बिरकाली में अपनी योजना संचालित है। पानी की निर्मित टंकी है, बिरकाली गांव में है। बिरकाली गांव से लगभग 7-8 गाँव में पानी सप्लाई होता है। 3-4 दिनों से लगातार है। पानी की किल्लत के कारण ग्रामवासी है, आसपास के पड़ोसी भी, ग्रामीण भी, अन्य गांव के लोग भी पानी की किल्लत समस्या से जूझ रहे हैं। अब हर तीसरे दिन पानी आ रहा है, हर गांव 2-4 घड़े है पानी भरा जाता है, जिससे पर्याप्त रूप में पानी नहीं मिल पाता है। गर्मी के समय पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। पूरी टंकी है 13 किलोमीटर नज़दीक, वहाँ से है 15 घंटे पानी सप्लाई करते हैं टंकी में, और टंकी है 3-4 फर्में खाली रहती है, जिसके कारण है ऊंचे लोग के जो घर है, ऊंचे बसे हुए, उन घरों तक है पानी पर्याप्त रूप में नहीं पहुंच पाता। नहरबंदी के चलते पानी नहर में भी नहीं है। इस कारण है ग्रामवासी परेशान है। अतः हमारी मांग है कि 13 किलोमीटर का जो पंप है 15 घंटे की बजाय 20-25 घंटे कर दिया जाए, तो टंकी में पानी है पर्याप्त रहेगा, और टंकी के पानी पर्याप्त रहेगा तो प्रेशर से है ऊंचे घरों में व दूर दराज के गांव जो पानी लेते हैं टंकी से, उन गांवों तक है पानी आपूर्ति सुचारू रूप से होगा।
पड़ोसी राज्य हरियाणा में खट्टर सरकार की ओर से सूखे चारे के परिवहन पर रोक लगाने के निर्णय को भादरा विधायक बलवान पुनिया ने दो राज्यों के बीच खटास पैदा करने वाला निर्णय बताया। जिले के भादरा कस्बे के विधायक बलवान पुनिया आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में खट्टर सरकार सूखे चारे के परिवहन पर रोक लगाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दो राज्यों के बीच खटास पैदा करने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से तूड़ी परिवहन पर रोक लगा दी गई है। संभावना है कि आने वाले दिनों में पराली के परिवहन पर भी रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने तूड़ी का भंडारण कर लिया है। इसका नतीजा यह है कि राजस्थान के पशुपालक किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में तूड़ी के परिवहन पर रोक लगाना खतरनाक है। इसके खिलाफ राष्ट्रपति व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन भेजे गए हैं। पुनिया ने कहा कि भाजपा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कटुता पैदा करने का काम न करे। तूड़ी के परिवहन पर रोक लगाकर खटास पैदा करने या सीमाओं में बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तूड़ी के मुद्दे को लेकर राजस्थान सरकार से भी बात की गई है। इसमें बड़ा विकल्प यह है कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में दयालुता नाम का भाव नहीं है। भाजपा जिस तरीके से आदेश ला रही है, इससे न पशु बचेगा, न पशुपालक, न किसान और न ही कोई भाईचारा। कल और परसों दोनों दिन गया था। असली बात यह है हरियाणा ने लोगों की तूड़ी परिवहन पर रोक लगा दी और खतरा ये है कि सिर्फ तूड़ी नहीं, वो आने वाले दिनों में पराली पर भी रोक लगाएंगे, ऐसा जो महसूस हो रहा है। तूड़ी तो अब 3 दिन में सारी दफन ही हो गई। तूड़ी को तो ढक दिया लोगों ने, स्टोर कर लिया। लेकिन बड़ा संकट है राजस्थान में किसानों के, पशुपालक किसानों के बड़ा भारी संकट हुआ है। उधर मध्य प्रदेश से रोक लग जाना और इधर हरियाणा से लग जाना खतरनाक है। इसके खिलाफ हमने खट्टर साहब को भी ज्ञापन भेजा है और राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन भेजा है। एक राज्य से दूसरा राज्य के बीच में कटुता पैदा करने का काम ना करे भाजपा, ये ज्ञापन हमने भिजवाया है। ये हिंदुस्तान, इस अखंड भारत की बात ये करते हैं और तूड़ी जैसी पशुपालन की चीज़ों पर रोक लगा रहे हैं और जिस तरीके की खटास पैदा करने की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, सीमाओं में बांट रहे हैं, ये बड़े खतरनाक बात है। आप अचंभा करोगे कि एक पिकअप है जिस पर 51,000 रुपये की पेनल्टी लगा करके बंद कर रहे हैं, उसकी तूड़ी रितवा रहे हैं, इस टाइप की दादागिरी कर रहे हैं। निंदनीय है, अशोभनीय है और इसके खिलाफ हम लड़े। दोगले हैं। जब तो इनके खिलाफ किसान लड़े थे और काले कानून, तभी तो हमने कहा था ये कानून काले हैं। इनका मन भी काला है, इनके कानून भी काले हैं, इनके आदेश भी काले, इनके खिलाफ लड़ाई मैंने करी है राजस्थान सरकार से बात। राजस्थान सरकार से बात के अलावा बड़ा विकल्प ये है कि हम ये कहें कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अब यहाँ के गौशाला के लोग जाकर के वहाँ बार बार गुहार लगा रहे थे कि साहब गौशालाओं के लिए तो छूट कर दो। अरे मैं कहता हूँ पशुपालकों के लिए छूट नहीं, गौशाला को पशुपालक चला रहे हैं, खेत का किसान चला रहा है। ये भाजपा के लोग गौशाला थोड़ी चला रहे हैं। ये कर दिया गौशाला के खिलाफ फैसला। राजस्थान की गौशाला नहीं है क्या? अभी मेरे पास एक किसान का फोन आया, बोले साहब आज तक गौशाला में मदद करी कि नहीं करी, लेकिन आप अपनी भादरा क्षेत्र की किसी गौशाला की 5 गाय मेरे पास भेज देना। ये तूड़ी तो बेईमान नहीं ले जाने देंगे, पर गाय मैं ले जाऊंगा। ये किसान में है, ये दया, ये दयालुता का भाव किसान में है। किसान के लिए पशु भी है, गाय और गौ माता भी है, लेकिन ये दयालुता का भाव किसान में है, भाजपा में नहीं है। भाजपा जिस तरीके के आदेश ला रही है, इससे न पशु बचेगा, न पशुपालक बचेगा, न किसान बचेगा, न भाईचारा बचेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं।
डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अघोषित विद्युत कटौती बंद करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा सदस्यों ने बुधवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैलाश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अघोषित विद्युत कटौती बंद करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा सदस्यों ने बुधवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में करीब एक सप्ताह से दिन में 3 से 4 घंटे तक बिजली के कट लग रहे हैं। खेतों में भी मात्र 6 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है। इस कारण नरमा कपास की बिजाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। रात्रि को भी बिजली कटौती से ग्रामीणों को गर्मी के इस मौसम में परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि अघोषित बिजली कटौती की समस्या से शीघ्र निजात दिलाई जाए तथा विद्युत सप्लाई सुचारू की जाए। इस मौके पर लखवीर सिंह सहित किसान सभा के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पानी दे दो, रात में दे दो, दिन में दे दो, पानी चाहिए मन तो। हाँ, मन पूरी लाइट रात में तो बिल्कुल आवे ही को नहीं चाहिए। अंधों को 2 आंखें की जरूरत है, हमारे को पानी चाहिए सिंचाई वास्ते। अब मन तो प्यासा मान ला रहे, रोज रोज लाइट कटौती कर दिया जी। लो लाइट कटौती होगी, लाइट कटौती कोई स्वभाव तो होगा। हाँ बात है जी। राज्य सरकार का जी बिजली के ऊपर जो मेक है जी में छूट कर दी, लाइट ही कौन यहाँ छूट की जरूरत ही पड़ जी। बात तो सरकार माने एक अंधा बनाने ला रही है भी मेटा पे छूट कर दी, यूनिट फ्री कर दी। बिजली आने मान तो साहब पैसा भर जाएगा बिजली का, लेकिन माने बिजली चाहिए खेत में रोनी करना वाले माने फ्री कौन चाहिए, माने तो मारे पैसा ले लिया भरनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर में रोनी है बात टाइम ले होनी चाहिए जी। बिजाई को टाइम साहब निकल जाएगा फिर मैं क्या करांगा जी। इन खातर माने जब तक बिजाई को टाइम है रेगुलर 6 घंटा लाइट दिया बिना बिना कट गए जी। आई हमारी सरकार से मांग है, नहीं तो माने आंदोलन करना पड़ेगा जी। माने के खतर मरना पड़े तो मैं मरने के लिए मरने चाह रहा। आज ग्रामीणों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अखिल भारतीय किसान सभा ने एससी साहब को बिजली विभाग को ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से आप बिजली कटौती कर रही हैं वो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। अभी नरमे की बिजाई है, नहर बंदी चल रही है, नहर बंदी के साथ साथ अब बिजली कटौती हो गई, अब ट्यूबवेल भी नहीं चल रही है, जिसके कारण है नरमे की फसल है जो बुआई नहीं हो रही है, जो हो गई है वो बर्बाद हो रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में वाटर वर्क्स है जो जलदाय विभाग के बने हुए हैं वहाँ वो पानी सप्लाई में दिक्कत आ रही है, गांव में पानी को लेकर त्राही है। इन तमाम सवालों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि 3-4 दिनों में इस व्यवस्था में हम सुधार करेंगे। और जो लोकल स्तर पर जिन लोगों के जो बिल भरे हुए हैं, जिन लोगों ने मीटर खराब हैं उनके मीटर है जो सही करवा देंगे। आज इनको अभियान चलाकर अब मीटर आ गए हैं। और इसके अलावा जो पोल है या वायरिंग है गर्मी के चलते जो फॉल्ट आ रहा है उसे हम तुरंत ठीक कराने के लिए ऐसा हम प्रयास करेंगे, उसमें देरी नहीं होने देंगे। विद्यालयों में अध्ययन के लिए आने वाले तमाम विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निजी शिक्षण संस्थान संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। कोरोना ने एक बार देश में फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। पूरे देश में जहां तहां कोरोना के बढ़ रहे मामलों की चर्चा सुनाई देती है। कोरोना की रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग भी सक्रिय हो गया है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहित कड़वासरा द्वारा आज पंचायत समिति सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण करने के उद्देश्य को लेकर निजी शिक्षण संस्थान संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के संचालकों को निर्देशित किया गया कि उनके स्कूल में अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों के 100% टीकाकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना से एकमात्र बचाव टीकाकरण ही है, इसलिए प्रत्येक विद्यालय संचालक को बच्चों के टीकाकरण करवाने को लेकर उन्हें निर्देशित किया गया है। आज पंचायत समिति सभागार में कोविड-19 बचाव हेतु विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए निजी विद्यालयों के व्यवस्थापक प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी से ये आग्रह किया गया कि 100% बच्चों को टीकाकरण करवाना है। 6 से 12 का भी टीकाकरण अभी शुरू होने वाला है, इसलिए हम उसकी पूर्व तैयारी करें
तथा 12 से 15 और 15 से 19 वाले में 100% प्रथम और द्वितीय डोज लगानी अनिवार्य है, ताकि जो आगे कोई लहर कोविड की आए तो उससे हमारा विद्यालयों में पूर्णतः बचाव हो। और सभी ने BCMO मैडम भी, उन्होंने भी सब स्कूल के व्यवस्थापक महोदयों से आग्रह किया और मैंने भी CBO के नाते सभी से आग्रह किया कि और सभी निजी विद्यालयों ने विश्वास दिलाया कि वो 100% लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। सैन समाज की ओर से बुधवार को संत शिरोमणि सैन महाराज की 722वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सैन महाराज की शोभा यात्रा भी निकाली गई। सैन समाज की ओर से बुधवार को संत शिरोमणि सैन महाराज की 722वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर सैन समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होकर निकली। इसके बाद सैन समाज की प्रतिभाओं के सम्मान में जंक्शन स्थित सैन समाज की धर्मशाला में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अतिथियों की ओर से 80% से अधिक अंक हासिल करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों, सरकारी सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं, समाज के साथ 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों का भी समारोह में सम्मान किया गया। अतिथियों ने सैन महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने व युवा पीढ़ी को शिक्षित कर नशा आदि दुर्गुणों से दूर रखने का आह्वान किया और समाज की एकजुटता पर बल दिया। अंत में सैन समाज की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इस मौके पर सैन समाज के अध्यक्ष विजय कुमार गहलोत, सैन युवा मंडल के शिवरतन सैन, धर्मपाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम सैन जी महाराज की 722वीं जयंती मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं सभी सैन बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये रैली श्याम विहार कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन से शुरू होकर सैन धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में संपन्न होगी, जहाँ पर फिर मुख्य समारोह होगा और प्रसाद वितरित किया जाएगा। और जो मेधावी छात्र हैं उनको इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिए जाएंगे ताकि उनका मनोबल बढ़े। और जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा ताकि समाज में उनका सम्मान बढ़े। तो इस अवसर पर मैं पुनः सभी उपस्थित सैन बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सैन जयंती है, सैन जी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी समाजवासियों को, सभी सैन समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है ये सैन जयंती। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और सभी सैन बंधु इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से ये शोभा यात्रा है जो राधा स्वामी डेरे से होती हुई सीधी जंक्शन करेगी सैन धर्मशाला। आज सैन जी महाराज की 722वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि राधा स्वामी डेरे से होती हुई मुख्य मार्ग से होते हुए बाईपास सैन धर्मशाला में पहुंचेगी। वहाँ पर संपन्न होगी और वहाँ पर लंगर होगा और साथ में बच्चों को प्रोत्साहित होते हुए उनको सम्मान किया जाएगा। 70 साल से जो बुजुर्ग हैं अधिक, उनका भी सम्मान किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को टाउन स्थित अंबेडकर कॉलोनी में आयोजित की गई। बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को टाउन की अंबेडकर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक में नवनियुक्त जिला प्रभारी भोला सिंह बाजीकर ने बसपा के जिले भर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से जिले का नया संगठन बनाने को लेकर चर्चा की। जिला प्रभारी भोला सिंह बाजीकर ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से जिला और विधानसभा कमेटियों को भंग कर दिया गया था, साथ ही कमेटियों का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए गए थे। बैठक में जिले का नया संगठन बनाने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकारों में भ्रष्टाचार, महंगाई, दलितों, समाज पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे को लेकर बसपा आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। अगर कत्लेआम से बचना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हो, अगर उनको सुरक्षित महसूस कराना चाहते हो, तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। सत्ता तो बदल गई, इसकी आगे उसकी चलेगी, उसकी आगे, क्योंकि उन्होंने तो समझौता कर रखा है 5 साल तू मजे मार, 5 साल मैं मजे मारूंगा। इनका 50 साल का जो था वो खत्म हो गया। अब लोग जागने लग गए, लोग जागते जागते अपनी पार्टियों का गठन करने लग गए। आज जिला कार्यकर्ता हनुमानगढ़ की यहाँ बैठक बुलाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी प्रदेश की जो बॉडी है उन्होंने जिले की जो कमेटियां थी, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, पूरी कमेटियां भंग कर दी गई थी और इनको पुनर्गठन के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है और हमें
यहाँ का प्रभारी भी लगाया गया है। आज जो बैठक है इसमें सभी लोगों से चर्चा करके उस पर विचार विमर्श करके कि किन लोगों को काम दिया जाना है, आज वो जिम्मेदारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर आज बैठक बुलाई गई है। मुद्दे तो भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, जो जितने भी गरीबों पर अत्याचार इस राजस्थान के अंदर दलितों पर बहुत ज़्यादा सरेआम दलित परिवार के जो लोग हैं उनको पीटा जा रहा है। और अभी आपने भरतपुर में देखा होगा कि पूरा भरतपुर के में एक गाँव है जो वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। इस सरकारों के खिलाफ इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो इन्होंने बार बार जो समझौता कर रखा है, इन मुद्दों को लेकर हम बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। एक महिला को मारपीट करने की धमकी देने के आरोप में टाउन पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने एक महिला को तंग परेशान करने के आरोप में महिला के 2 भाइयों तथा उसके पति को धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए पाबंद किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के एएसआई भागीरथ ने बताया कि ललिता पत्नी राम बहादुर निवासी इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 3 ने टाउन थाना में दरखास्त देकर आरोप लगाया कि उसका पति राम बहादुर व उसके भाई राजकिशोर दास और मिथुन उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं और आए दिन उसे तंग परेशान करते हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उक्त तीनों से उसे जान का खतरा है। एएसआई भागीरथ ने बताया कि शिकायत मिलने पर तीनों आरोपियों को टाउन थाना बुलाया गया, जहां तीनों आरोपियों ने महिला के साथ गाली गलौज करना आरंभ कर दिया। इस पर तीनों को धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए पाबंद किया गया है। श्रीमती ललिता पत्नी राम बहादुर, पुत्री राम जुलम दास निवासी इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 3 हनुमानगढ़ टाउन ने एक परिवाद पेश करी कि मेरा पति व 2 मेरे भाई मेरे को तंग परेशान करते हैं, वह मेरे को धमकी देते हैं कि अभी आपको जान से मारेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे तंग परेशान करते हैं और इसलिए उसने रिपोर्ट पेश की, इनको बुलाया तो आमने सामने किया तो ये धमकी दे रहे थे कि हमारी बहन है, ये हमारा कहना नहीं मानती है और जिस पर इन तीनों को 151 दिया। नाम है एक तो राजकिशोर दास, रामजूल दास, उम्र 26 साल, एक मिथुन पुत्र रामजूल दास, 2 तो भाई साकी, एक राम बहादुर भुवनेश्वर दास, वो इससे ललिता का पति है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।